स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 विलयन उसके चौथे लेक्चर के साथ आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम जानेंगे हेनरी का नियम क्या होता है। पिछले क्लास में हमने बताया था बेटा कि किसी भी द्रव में, ये मान लीजिए हमारा द्रव है और इसमें हमको गैस को घोलना हो तो कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। हमने बताया था उसमें एक प्रमुख कारक को कि अगर गैस को द्रव में घोला जाए तो उसके लिए दाब का होना आवश्यक है, और अगर दाब नहीं है तो बहुत कम मात्रा में गैस द्रव में घुलेगी। यानी अगर हम किसी गैस को द्रव में घोलें तो दाब का होना आवश्यक है। जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे द्रव में गैस भी अधिक मात्रा में घुलता जाता है। जैसे जैसे अगर हम इस पे पिस्टन की सहायता से, किसी भी सहायता से अगर हम दाब बढ़ाते जाएं तो गैस की अधिक मात्रा इस द्रव में घुलती जाएगी। जैसा कि आपके सामने बहुत सारे उदाहरण भी होते हैं। हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल के ढक्कन को अगर हम कभी भी खोलें बेटा तो आप देखते होंगे कि तुरंत ही गैस बाहर निकलती है, तुरंत ही गैस बाहर निकलती है। अगर हम इस सॉफ्ट ड्रिंक को एक ग्लास में निकालें पीने के लिए तो आप देखते हैं कि यहाँ पे बुलबुले बनते हैं। बुलबुले क्यों बनते हैं? क्योंकि गैस बाहर निकल रही होती है। जब भी किसी द्रव से गैस बाहर निकलती है तो बुलबुले बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस द्रव में गैस मिलाया गया रहता है। जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं वो द्रव और गैस का एक विलयन ही है और कुछ नहीं है। अब गैस तो यूं ही मिला नहीं द्रव में, उसको प्रेशर के साथ मिलाकर उस ढक्कन को बंद कर दिया गया, जिसके कारण ही उसमें उस द्रव में गैस उपस्थित है। लेकिन जैसे ही हम इसकी ढक्कन को खोलते हैं प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने के कारण ये गैसें इस बोतल से बाहर निकलने लगती है। यहां तक कि कुछ समय तक छोड़ देने के बाद इसमें की सारी गैस बाहर निकल जाएगी और उसमें केवल द्रव बचेगा, और उसको आप पिएंगे तो उतना इंटरेस्ट आपको बिल्कुल नहीं आएगा। ये केवल शरबत की तरह रहेगा, क्योंकि उसमें जो गैस था ना वो सब बाहर निकल चुका है। उसी तरीके से अगर इसमें ग्लास में हम निकालते हैं और थोड़े समय तक ग्लास को खुला छोड़ दें तो सारी गैस इसकी धीरे धीरे बुलबुले बनने बंद हो जाएंगे, द्रव स्थिर हो जाएगा और उसमें केवल अब द्रव ही बचेगा। उसमें की सारी गैसें निकल चुकी होंगी और उसको जब हम पिएंगे तो वो केवल एक शरबत की तरह लगेगा और बिल्कुल उसको इंटरेस्ट आपको पीने में बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। इसका मतलब यही है, इन सब चीजों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी द्रव में गैस को मिलाना है तो प्रेशर आवश्यक है। जैसे ही हम प्रेशर को कम करेंगे वैसे ही गैस भी अपने आप उस द्रव से निकल जाएगी, रुकेगी नहीं वहां पर। जब तक प्रेशर में है तब तक रुकी रहेगी। ठीक है। तो हेनरी साहब ने इसी तथ्य पर एक नियम दिया। हेनरी साहब ने यह बताया कि जितना ही प्रेशर हम लगाएंगे किसी भी द्रव के सतह पे उतना ही अधिक उसमें गैस घुलेगा। यानी कि अगर दाब अधिक रहेगा तो जो गैस की विलेयता है ना, यानी कि गैस के घुलने की मात्रा है वो ज्यादा हो रहेगी। गैस की विलेयता तो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो जब दाब ज्यादा रहेगा तो गैस की विलेयता भी अधिक होगी। ये हेनरी साहब ने बताया। अच्छा, इसको पढ़ने के पहले हमको एक और छोटा सा सांद्रता का पद पढ़ना होगा, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज अभी हम सांद्रता के पद को तो पढ़ाए नहीं है बेटा। अगला क्लास हो सकता है हमारा सांद्रता के पद ही रहे, जिसमें हम नॉर्मलता, फॉर्मलता, जो भी है, मोलरता, मोललता, बहुत सारे सांद्रता के पद हैं, उसको पढ़ाएंगे। और उसी में से एक महत्वपूर्ण है पद है मोल प्रभाज क्या होता है। तो वहां पर हम आपको पूरी जानकारी मोल प्रभाज की देंगे। लेकिन आज चूंकि हेनरी के नियम के लिए थोड़ा आवश्यक है मोल प्रभाज, इसलिए हम थोड़ी सी जानकारी मोल प्रभाज को आपको देंगे, एक आइडिया देंगे केवल। जैसे मान लीजिए ये एक द्रव है, ये हमारा द्रव है और इसमें गैस घुला हुआ। क्या घुला हुआ? गैस। तो भाई गैस की मात्रा भी कुछ मोल में होगी। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। तो मान लीजिए इसमें 2 मोल, ये ऐसे मानिए इसमें 10 मोल विलयन है। ये पूरा विलयन गैस और द्रव को लेकर कितना है? 10 मोल।
और इसमें मान लीजिए 2 मोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, और 8 मोल, भाई जब 2 मोल CO2 होगा और 10 मोल पूरा विलयन है तो 8 मोल द्रव होगा। आप लोग समझ सकते हैं 8 मोल H2O होगा। भाई पूरा विलयन तो 10 मोल है, 2 मोल CO2 है, तो जो बचेगा वही तो पानी है या द्रव है, तो 8 मोल H2O होगा। अब अगर मान लीजिए निकालना हो कि गैस का मोल प्रभाज, मोल अंश उसको कहते हैं, तो जैसे आप परीक्षा में 10 नंबर का पूर्णांक होता है और आपसे कहा जाए कि आप 2 नंबर पाए हो तो कितना उसका अंश निकालना हो तो कितना होगा, तो आप कहोगे 2/10, यानी कि सीधे तौर पे 1/5, इतना हम नंबर पाए हैं, 1/5 नंबर हमको मिला है। ठीक उसी तरीके से अगर ये विलयन है और उस विलयन की पूरी मात्रा 10 मोल है और उसमें हमारी गैस की मात्रा 2 मोल है और हमको गैस का मोल प्रभाज निकालना है, तो हम लिखेंगे गैस का मोल प्रभाज बराबर गैस का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का मतलब बेटा मोल अंश भी इसको कहते हैं, कितना अंश उसमें गैस है, तो कितना अंश है 2 मोल और बटे कुल कितना है 10, तो ये हमारा मोल अंश हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम पानी का मोल अंश निकालना चाहें तो हो जाएगा 8/10। आप समझ गए होंगे कि मोल अंश क्या होता है। मोल अंश मतलब उस पदार्थ की कितनी मात्रा है उसमें। जैसे एक और उदाहरण के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं, जैसे एक तरबूजा है, इस तरीके से आपके घर में तरबूजा आया हुआ है और इसको 4 भागों में नहीं 8 भागों में बांटा गया, ये लीजिए इसको ऐसे ऐसे काट दिया गया 8 भागों में, तो इसका अंश कितना होगा, आप कहोगे 1/8, क्योंकि 8 हिस्सा है उसमें से एक हिस्सा ये है, 1/8 है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 2 हिस्सा ले लो तो आप कहोगे 2/8 है। अगर मैं कहूँ 3 हिस्सा ले लो आप कहोगे 3/8 है। यानी कि अंश का मतलब कितनी मात्रा उसमें, पूरा खरबूजा तो एक है, ठीक है, उसके 8 हिस्से किए गए हैं, 8 हिस्सा में कितना हिस्सा है, तो वैसे पूरा विलयन तो 10 मोल है और उसमें गैस कितना मोल है 2, तो 2/10। द्रव का निकालना है तो 8/10, ये होता है मोल अंश। और बाकी इसकी पूरी जानकारी आपको जब मैं मोल अंश पढ़ाऊंगा तब आपको पूरे सूत्र के साथ समझाऊंगा। फिलहाल इतना ही जानिए कि मोल अंश किसी भी विलयन में विलेय का अंश हो सकता है या विलायक का अंश, दोनों का अंश हो सकता है, यानी उसकी मात्रा को ही मोल अंश कहते हैं। ठीक है ना बेटा। तो अगर विलेय का मोल अंश निकालना हो तो विलेय का अंश, विलेय का मात्रा बटे पूरे विलयन के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे पूरे विलयन के मोलों की संख्या। और अगर विलायक का निकालना हो तो लिखेंगे विलायक के मोलों की संख्या बटे पूरे विलयन के मोलों की संख्या। इस तरीके से हम मोल अंश या मोल प्रभाज निकालते हैं। तो हेनरी साहब ने क्या बताया, हेनरी साहब ने बताया कि किसी भी विलयन में गैस के मोलों की संख्या, भाई किसी भी द्रवीय विलयन में जो गैस घोला जा रहा है उसके मोलों की संख्या दाब के समानुपाती होता है। अब भाई जितना ही दाब बढ़ाएंगे गैस के मोलों की संख्या या मोल प्रभाज उतना ही ज्यादा होगा। भाई गैस की मात्रा इसमें ज्यादा होगी ना विलयन में, जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाओगे, दाब बढ़ाते जाओगे, दाब बढ़ाते जाओगे, गैस ज्यादा घुलता जाएगा, ज्यादा घुलता जाएगा, ज्यादा घुलता जाएगा। और क्या होगा, जो गैस ज्यादा घुलेगा इसका मतलब उस विलयन में गैस की मात्रा या गैस का मोल प्रभाज या गैस का मोल अंश वो बढ़ता जाएगा, उसका हिस्सेदारी उस विलयन में बढ़ता जाएगा। तो हेनरी साहब ने बताया कि दाब जितना ही होगा मोल अंश गैस का उतना ही ज्यादा होगा। गैस का भाई दाब बढ़ाओगे तो पानी तो नहीं बढ़ रहा है ना, लेकिन गैस बढ़ रहा है। मान लीजिए पहले 10 था ये मोल, ठीक, उसके बाद से गैस 2 मोल था, लेकिन जब दाब बढ़ाए तो 3 मोल हो गया, और दाब बढ़ाए तो 4 मोल हो गया, और दाब बढ़ाए तो 5 मोल। अब ये मोल अंश तो बढ़ रहा है गैस का ना, जैसे जैसे दाब बढ़ाते जा रहे हैं गैस का मोल अंश बढ़ रहा है। तो ये हेनरी साहब ने बताया कि ये जो दाब होता है ना, प्रेशर, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XG, यानी कि XG, एक्स क्या है, एक्स मोल प्रभाज को एक्स से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और गैस के लिए हमने G लिख दिया कि गैस का, ऐसा ना समझिए कि पानी वाला नहीं है मोल प्रभाज। भाई मोल प्रभाज तो पानी का भी हो सकता है और गैस का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर बढ़ाओगे तो पानी का मोल प्रभाज नहीं बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस का मोल प्रभाज बढ़ेगा। इसीलिए हम XG से प्रदर्शित करते हैं यहाँ की गैस के मोल प्रभाज को। तो हेनरी साहब ने क्या बताया कि दाब जो है गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा किसी भी द्रव्य विलयन में, ठीक है ना।
दाब गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे दाब बढ़ाओगे गैस का मोल प्रभाज बढ़ता ही जाएगा। अब इसको समानुपाती हटाते हो तो आप समझ सकते हो कि एक नियतांक से हमको गुणा करना पड़ता है, और वो नियतांक है बेटा KH। क्या कहोगे इसको? KH ऐसे लिखोगे, KHXG, ये हमारा फार्मूला होगा। P = KHXG, जहां इस KH को क्या कहते हैं? हेनरी स्थिरांक। याद रखिएगा, इस KH को क्या कहते हैं बेटा? हेनरी स्थिरांक। ये आपको हर सवाल में दिया रहेगा, अगर सवाल दिया रहेगा इस पे आधारित तो वहां पे उस गैस का हेनरी स्थिरांक दिया रहेगा कि इस गैस का हेनरी स्थिरांक कितना है। ठीक है बेटा, तो हेनरी स्थिरांक है ये। ओके, चलिए, तो आप समझ गए होंगे, हमको एक फार्मूला प्यारा सा मिल गया है कि P = KH × XG। XG क्या है? गैस का मूल प्रभाज है। क्या है? गैस का मूल प्रभाज। ये लीजिए, यही हमारा है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है कि किसी भी द्रव्य विलयन में गैस का मूल प्रभाज उसके दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए एक लाइन में, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप भी नोट कर लीजिए। देखिए, तो ये हेनरी का नियम है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। अब इसको यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि P = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XG, और यहां पर जब हम इसको समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक से गुणा करना पड़ता है जिसको हेनरी नियतांक कहते हैं। आपको पिछले थोड़ी देर पहले हमने बताया अभी, और इस तरीके से हमको एक प्यारा सा फार्मूला मिलता है। ठीक है बेटा, यहां से आप KH का मान यानी हेनरी स्थिरांक का मान निकालना चाहें, अगर मान लीजिए दाब पता है और गैस का मोल प्रभाज पता है तो आप हेनरी स्थिरांक निकाल सकते हैं। KH = P/XG हो जाएगा। ये हेनरी स्थिरांक का फार्मूला हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा हेनरी स्थिरांक। अब आइए इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए इस तरीके से हम दो अक्ष लेते हैं और एक अक्ष पर हम मोल प्रभाज को दर्शाते हैं, मोल प्रभाज यानी गैस का मोल प्रभाज XG दर्शाते हैं, और एक अक्ष पे हम दाब को दर्शाते हैं, दाब P को। ठीक है बेटा, अब मान लीजिए आप जैसे जानते हैं, मान लीजिए दाब का मान 2 हो तो मोल प्रभाज मान लीजिए 3 रहा, तो दाब जब बढ़ाओगे तो मोल प्रभाज भी बढ़ेगा। मान लीजिए यहां पर रहा हो तो इसका आप यहां पे बिंदु मिल रही है। अब मान लीजिए इस दाब को आप 4 कर रहे हो तो ये 6 हो गया, क्योंकि आप लोग जानते हो जैसे जैसे दाब बढ़ाओगे मोल प्रभाज भी बढ़ेगा। तो इसका मान लीजिए बिंदु आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है, ऐसे मिलाने पे बिंदु मिलता है ना। अब यहाँ पे इसको यहाँ करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, तो इसका बिंदु आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ करोगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो इसका बिंदु, यानी कि अगर आप इसको मिलाएं तो एक ढाल की तरफ से, एक स्ट्रेट लाइन की ढाल की तरफ से प्राप्त होता है, और यही ढाल जो है हेनरी स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, यही ढाल आपको हेनरी स्थिरांक को प्रदर्शित करता है, हेनरी के नियम को प्रदर्शित करता है। आप इस ढाल के माध्यम से समझ सकते हैं ढाल आपका हेनरी स्थिरांक है। ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं गैस का मोल प्रभाज बढ़ता जाता है। इसको ग्राफ से बनाएंगे, इस तरीके का ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। नोट करिए इसको, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। किस किस जगह पर हम हेनरी के नियम को समझ सकते हैं? आपको पता ही हो गया होगा हेनरी का नियम क्या है। दाब बढ़ाओगे तो गैस की मात्रा द्रव में बढ़ेगी, बस इतना ही आप समझिए। अब देखिए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग को हम कुछ साधारण से उदाहरण से के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे ये उदाहरण जो दूसरा नंबर का, ये तो आप हर जगह देखते हो। शीतल पेय पदार्थों में गैस को मिलाने के लिए हम उसे उच्च दाब पर बंद करते हैं बोतल में। ये हेनरी का नियम ही है ना कि अगर भाई गैस ज्यादा मिलाना है तो आपको दाब के साथ ही बंद करना होगा। अगर दाब नहीं रहेगा उस बोतल में तो वो गैस भी वहां पर नहीं रुकने वाली है, या उस द्रव में गैस नहीं मिलेगी, और तब हमको कोल्ड ड्रिंक पीने में आनंद ही नहीं आएगा। पेट में जाने के बाद भी वो गैस निकलती है, आप उसका अनुभव करते होंगे। तो हेनरी के नियम का सबसे साधारण अनुप्रयोग हमको केवल ठंडा यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स में देखने को मिलती है। कोल्ड ड्रिंक्स में गैस को मिलाने के लिए उसको उच्च दाब पर बोतल में बंद किया जाता है। ये हेनरी के नियम का सबसे पहला अनुप्रयोग है। दूसरा थोड़ा सा समझ सकते हैं आप, अधिक ऊंचाई पर जाने पर एनक्सिया रोग का होना। देखिए ये हेनरी के नियम को प्रूव करता है। जब
आप पर्वतारोही हूँ या कोई यात्रा पर हूँ, ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे, ऊपर जाने पर प्रेशर कम हो जाता है। वायुमंडल का दाब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, ये संपूर्ण वायुमंडल का जो प्रेशर होता है ना, वो ऊपर जाने पर घटता जाता है। और जब ऊपर जाने पर दाब घटता जाएगा तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में जो मिलने का क्रम होता है ना, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिलता है। भाई ब्लड तो द्रव ही है ना, और उसमें गैस मिलना है, तो वो ज्यादा दाब रहेगा तभी मिलेगा। अगर आप बहुत ऊंचाई पर चले जाएंगे और प्रेशर कम हो जाएगा, दाब घट जाएगा, तो हम ऑक्सीजन लेंगे तब भी वो हमारे ब्लड में नहीं मिलेगा। बात समझने का प्रयास करिए। और जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलना कम हो जाता है ना, तो ऐसे व्यक्तियों के शरीर में कमजोरी आ जाती है, उसको थकान महसूस होने लगता है, वो उसको चीजें भूलने लगती हैं, वो ज्यादा कुछ सोच नहीं पाता है। बहुत सारे इस बीमारी को हम कहते हैं एनाक्सिया रोग। सोचने में याददाश्त का कमजोर हो जाना, सोच समझने की क्षमता कमजोर, शरीर हो जाना, बड़ी ज्यादा कह सकते हैं कमजोरी महसूस करना, थकान महसूस करना, इसको हम कहते हैं एनाक्सिया रोग। तो ये भी हेनरी के नियम को प्रूव करता है कि जैसे जैसे हम पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलना कम हो जाएगा, क्योंकि उच्च दाब पर ही गैस ब्लड द्रव में मिल सकता है। तो दाब कम होगा तो गैस द्रव में कम मिलेगा, यानी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कम मिलेगा, जिसके कारण एनाक्सिया रोग हो जाता है लोगों को। और तीसरा इसका प्रूफ आता है गोताखोरों में बेंड रोग का होना। बेंड मतलब गांठ होता है, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसको, गांठ। तो गोताखोर जब समुद्र में नीचे उतरते हैं तो आपको पता होगा कि वो एक सिलेंडर लेकर जाते हैं बेटा, जिसमें O2 और N2 गैसें होती हैं। याद रखिए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस उसमें होती है, उसका मिश्रण, और वो सांस के माध्यम से लेते हैं। ऐसा जब वो लेते हैं ना बेटा, तो जैसे जैसे वो समुद्र में नीचे उतरते जाते हैं, मान लीजिए गोताखोर है, ये समुद्र है, और गोताखोर ऐसे समुद्र में नीचे उतरता जाएगा, जैसे जैसे नीचे उतरता जाएगा, ये नीचे जा रहा है इधर, तो वैसे वैसे इस पानी का और वायुमंडल का दाब यहाँ पे बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है, बहुत अधिक। और जब ज्यादा अधिक हो जाएगा ना, तो ये O2 और N2 उसके ब्लड में ज्यादा मात्रा में मिलने लगेंगे, क्योंकि आप तो हेनरी का नियम पढ़ के आए हो। दाब ज्यादा होगा तो जो गैस है वो द्रव में ज्यादा मिलेगा, तो गैस मतलब O2 N2 हमारे ब्लड में ज्यादा मिलने लगेगा। और जैसे ही वो ऊपर आएगा ना, दाब कम हो गया, मात्रा में तो ज्यादा मिल गया। जैसे ही गोताखोर ऊपर आएगा ना, तो वो गैस अब जब जैसे आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं, दाब कम होता है तो गैस फिर निकलने भी लगती है। वैसे ही जब वो गोताखोर समुद्र के बाहर आएगा, तो समझ लीजिए दाब कम हो गया, दाब कम हो गया तो वो गैसें धड़ाधड़ बाहर निकलने लगती हैं। और बाहर निकलते समय वो तेजी से बाहर निकलती हैं, जिससे बुलबुले के रूप में इस नसों में बुलबुले पड़ जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं गांठ पड़ जाती है इस नसों में। हमारे जिस नसों में ब्लड में ऑक्सीजन और N2 मिला हुआ है, वो अब जब दाब कम हुआ, ज्यादा मात्रा में नीचे मिल गए थे, जब दाब कम हुआ तो सब फटाफट निकलने लगते, जिससे नसों में गांठें जगह जगह पड़ जाती हैं, कभी कभी वो फट भी जाती हैं, पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है, आदमी मर भी सकता है, ये समझ लीजिए। तो ये हेनरी के नियम का एक अनुप्रयोग दिखाई देता है सीधे तौर पे, कि गोताखोर जब नीचे जाते हैं तो उनके ब्लड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण ज्यादा मिल जाता है। जैसे ही दाब कम होता है, ऊपर आते हैं, वैसे ही वो गैस निकलने लगती है, उसकी नसें तक फट जाती है, उनका शरीर लहूलुहान हो जाता है। और इससे बचने के लिए वो अपने साथ H हीलियम को भी मिलाते हैं। हीलियम बहुत ही कम विलेय होता है द्रव में, और इसके बचने के लिए वो अपने साथ हीलियम गैस भी ले जाते हैं। इसको आप की ब्लॉक के एलिमेंट में भी पढ़ चुके हैं कि गोताखोर अपने साथ हीलियम गैस को ले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत हल्का होता है और बहुत कम द्रव में विलेय होता है। तो उम्मीद करते हैं हेनरी के तीनों अनुप्रयोग आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज आप अपनी पढ़ाई बंद मत करिएगा, पढ़ाई जारी रखिए संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के साथ। हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अगर कोई वीडियो में दिक्कतें हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम के द्वारा हमको बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे। हैव अ नाइस डे।